हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग मुगल काल को शुरू करने वाले हैं। तो मुगल काल से पहले वाले जो वीडियो हम लोगों ने बनाया था उसमें हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत की बात की थी। दिल्ली सल्तनत का मैंने ट्रिक भी बताया था कि गुलाब खिले तो सूंघ लो, यानी कि गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, फिर आपका तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। लोदी वंश का जो अंतिम शासक था वो था आपका इब्राहिम लोदी। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी, जो कि बाबर आता है और इब्राहिम लोदी के साथ लड़ाई करके इब्राहिम लोदी को हराता है और आपका मुगल वंश का शुरू करता है, जो कि 1526 में। लेकिन बात करते हैं कि बाबर बाबर आखिर आया क्यों था। इससे पहले एक चीज़ और याद रख लीजिए, जो मुगल वंश का जितना भी है शासक, उसका ट्रिक है भाजसा। ठीक है, यानी बी से बाबर, एच से हुमायूं, ए से अकबर, जे से जहांगीर, एस से शाहजहां और ए से औरंगजेब। तो भाजसा आप याद रख सकते हैं। तो मैं बता रहा था कि आपका जो बाबर है वो कहाँ से आया था भाई, और इसको बुलाया कौन था। तो जो बाबर है उसके बारे में थोड़ा पीछे की कहानी बताते हैं कि बाबर जो है वो दो वंशों का बहुत ही स्ट्रॉन्ग पार्टी का ये आपका संतान है। जो कि इसकी माँ जो थी वो आपका एक मंगोल थी। मंगोल का जो भयानक बोला जाए शासक, तो वो आपका जो चंगेज खां था। चंगेज खां के बारे में आप इतना मतलब जान लीजिए कि ये एक ऐसा आदमी था ना कि नरसंहार तो इसका शौकीन था। मतलब कि ये मारता था आदमी सबको, इतना ज़्यादा आदमी को मारता था कि वो आदमी को मार मार के ना वो पिलर खड़ा करने का उसका शौक था, कि इतना आदमी को मार मार के उसको एक जगह ढेर कर करके उसको पिलर खड़ा करने का शौक था। अगर फिर वो डेली शाम को ना निरीक्षण करने के लिए आता था कि ये जो मेरा पिलर है उसमें एकागो आदमी तो कम नहीं ना हो गया। अगर उसको लगता था कि अरे यहाँ पर तो लग रहा है कि पिलर में एगो आदमी कम है, तो फिर एगो आदमी को मार के उसमें घुसा देता था। बोलता था कि चल बढ़िया से पिलर उसको खड़ा करके रखता था। इस टाइप से उसका आदमी था। मतलब इतना ज़्यादा नरसंहार किया था और इतना ज़्यादा इंसान की हड्डियों का पिलर बना बना के, और इसका शौक रहता था, भगवान जाने क्या करता था। ठीक है, तो ये थी इसके जो माँ का वंशज। ठीक है, ये आपका चंगेज खां जो कि मंगोल वाला था। अब उसके बाप की बात करें, बाबर के, तो वो था आपका, बाबर के पिताजी का नाम कौन था? तो आपका उमर शेख मिर्जा। उमर शेख मिर्जा जो है वो किसका वंशज था? तो वो था आपका ईरान के शासक आपका जो तैमूर, तैमूर का वंशज था। तैमूर एक अच्छा आपका राजा था। और तैमूर से अगर आपको याद नहीं आएगा तो तैमूर, आप जो सैफ अली खान का बेटा जो है उसका नाम भी तैमूर है, उससे आप याद रख सकते हैं। अगर आप यूट्यूब देखते हैं तो उसमें बहुत सारे वीडियो में वायरल हो चुका है। ठीक है, तैमूर। तो ये आपका उसी का संतान है। अब बात करते हैं कि बाबर जो है वो भारत आया कैसे, आखिर कौन बुलाया। तो बात करते हैं कि भारत की स्थिति के बारे में। ठीक है, कि भारत का जो स्थिति है उसमें जो आपका राणा सांगा था, यानी कि जो अगल बगल वाले, देखिए हर राजा जो चाहता है कि हमको एक सेंट्रल में, यानी कि जो मेन जगह है वहाँ पर हमको कब्जा होना ही चाहिए। ठीक है, उसी तरीके से जो आपका मेवाड़ का शासक था, मेवाड़ का जो राजा था, यानी कि राजस्थान में पड़ता है मेवाड़, और राजस्थान का जो राजा था आपका मेवाड़ का, वो था राणा सांगा। राणा सांगा चाहता था कि हमको मेन सेंट्रल में हमको अपना कब्जा चाहिए। ठीक है, तो वहाँ पर तो था आपका इब्राहिम लोदी, आखिरी जो था लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। तो लोदी वंश उस समय आपका दिल्ली और आगरा पे कब्जा किए हुए थे और धीरे धीरे अपना क्षेत्र को विस्तार भी किया हुआ था। तो बात यहाँ आती है कि इसको हराया कैसे जाए। राणा सांगा सोचा कि इसको हराया कैसे जाए, किसी न किसी तरीके से आपका इसको हराएंगे तभी ना दिल्ली और आगरा वाले एरिया में मस्ती से ठाठ से रहेंगे। तो फिर यहाँ बात आती है बाबर की। तो ये समझ गया कि हम अकेले इसको नहीं हरा सकते हैं, और एक पता चलता है कि काबुल में एक आपका बोलते हैं कि योद्धा, या फिर जैसे बाबर जो है ना, बाबर एक तुर्की भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है बाघ। ठीक है, और ये जो है बाबर, वो उसको जो राणा सांगा को पता चलता है कि काबुल में, काबुल जो कि आपका अफगानिस्तान का राजधानी है, तो वहीं पर एक आपका योद्धा, एक मतलब कि पूरा खतरनाक राजा टाइप से आया है, जो कि मतलब कि अच्छा अच्छा आदमी को बर्बाद कर दे रहा। तो फिर ये उसको अपना बात पहुंचाता है कि भाई देख, ऐसा है कि तू आ मेरे साथ,
और यहाँ पर जो आपका दिल्ली वाले और आगरा वाले जो इलाका है उसमें इब्राहिम लोदी है जो कि बहुत ज़्यादा ठाट बाट से रह रहा है। और हम लोग दोनों क्या करते हैं, हम लोग दोनों मिल के और उसको हराते हैं और फिर हम लोग राज करेंगे दिल्ली और आगरा वाले एरिया में, क्योंकि सेंट्रल एरिया है भाई, अभी भी सेंट्रल है, हर कोई जाना चाहता है वहाँ पर। तो आओ यहाँ पर हम लोग दोनों मिल के और उसको हराएंगे और लड़ाई करके और उसको भगाएंगे, ठीक है। तो बाबर अब भारत का आगमन होता है। तो आगमन होता है तो सबसे पहले जो आपका बाबर के पिताजी का नाम उमर शेख मिर्ज़ा था, ठीक है। उसने बाबर जो है उसने उसके पिता जो आपका पुत्र है वो 4 थे, तो हुमायूं, कामरान और अस्करी और हिंदाल, ये आप नाम रखिएगा कि हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल, ये उसके 4 पुत्र थे। बाबर जो है वो भारत में लड़ाई का मेन में अगर देखा जाए तो वो टोटल 5 लड़ाइयाँ लड़ा है, जिसमें से आपका 4 ही इम्पॉर्टेंट है। 5वां जो आपका सबसे पहला जो लड़ाई लड़ा था 1519 में यूसुफ जाई जाति के विरोध में लड़ा था, ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता नहीं है। स्टार्ट होती है बाबर का मेन लड़ाई जो कि पानीपत का युद्ध होता है 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, और बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में होता है और इब्राहिम लोदी को हरा देता है। अब ये बाबर एक ऐसा, देखिए ऐसा आदमी था कि कोई भी मध्यकालीन भारत में अगर देखा जाए तो कोई भी राजा जो है आपस में जब लड़ाई करता था तो जान से मारता नहीं था, लेकिन बाबर जो है वो पहला आया था, वो अपना खौफ बनाने के लिए कैसे अपना दबदबा बनाए, तो ये क्या किया, ये पानीपत का प्रथम युद्ध में आया लड़ने के लिए 1526 में इब्राहिम लोदी से, और इतना मारा कि उसको युद्ध जो आपका स्थल है वहीं पर वो मर गया बेचारा, ठीक है, इब्राहिम लोदी। कहे कि उसको अपना एकदम वैल्यू बढ़ाना था कि हम है पूरा बवंडर, ठीक है। तो बाबर जब इसको मार देता है और इसका मर्डर कर देता है, तो उस समय जो राणा सांगा जो था, राणा सांगा उसको बुलाया था, बोला था कि हम तुमको साथ देंगे, सपोर्ट करेंगे, तुम आओ और हम लोग दोनों मिलकर राज करेंगे। लेकिन ये क्या किया, उसको साथ दिया ही नहीं पानीपत के प्रथम युद्ध में। तब फिर बाबर हो गया गुस्सा, बोला कि अच्छा बाबू, तुम हमको बोला था कि हम तेरा साथ देंगे और तुम पीछे हट गया, रुक तुमको बताते हैं। फिर 1 साल के बाद 1527 में 26 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में आपका बाबर जीत जाता है, इब्राहिम लोदी हार जाता है। और ये जो पहला ऐसा युद्ध है जिसमें तोप खाने का प्रयोग किया था, ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। हाँ, तो बात कर रहे थे कि फिर उसके 1 साल बाद 1527 में क्या होता है कि खानवा का युद्ध होता है, ठीक है। खानवा का युद्ध जो कि राणा सांगा और बाबर के बीच में होता है, और इसमें आपका बाबर फिर जीतता है, काहे कि ये जो था यही राणा सांगा था जो बुलाया था इसको मारने के लिए, इब्राहिम लोदी को मारने के लिए बाबर बुलाया था, और यही इसको सपोर्ट नहीं किया, इसी को धके लपेट दिया फिर, ठीक है। तो राणा सांगा जो है और इब्राहिम बाबर के बीच में लड़ाई होता है, आपका बाबर जीतता है, राणा सांगा हारता है, और इसमें जिहाद का नारा देता है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि कौन से युद्ध में आपका जिहाद का नारा दिया गया है, जो कि बाबर ने दिया है, तो खानवा का युद्ध में। जिहाद का नारा मतलब क्या होता है कि अपने धर्म को बचाने के लिए किसी को भी मार दो, मतलब कुछ भी कर दो, ये इसका कॉन्सेप्ट था जिहाद का नारा का मतलब, ठीक है। फिर उसके बाद अब खानवा का युद्ध लड़ा, तो अब यहाँ पर उसका एरिया तो कब्जा हो गया। देखिए आपका जो राजस्थान वाला मेवाड़ वाला एरिया था उसका भी कब्जा हो गया, दिल्ली वाला और आगरा वाला एरिया भी कब्जा हो गया इब्राहिम लोदी को मार के। अब धीरे धीरे अपना विस्तार करना शुरू किया। तो फिर 1527 में हो गया। फिर 1528 में जो है चंदेरी का युद्ध मेदिनी राय और बाबर के बीच में होता है, जो कि मेदिनी राय आपका हार जाता है और बाबर जीत जाता है। और फिर आपका जो 1529 में लड़ाई होता है घाघरा, और आपका घाघरा का युद्ध होता है अफगान और बाबर के बीच में, और इसमें भी बाबर जीत जाता है। तो ये 4 युद्ध आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध, जो कि इसका क्रम में देखिएगा तो 26, 27, 28, 29 ये 4 साल जो है, ये चारों युद्ध बहुत ही धुआंधार तरीके से और इतना फॉर्म में चल रहा था कि जितना युद्ध मतलब चल रहा था सब में ये जीतते जा रहा था, ठीक है। 1529 तक लड़ाई करता है, 1530 में बेचारा मर जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक तो हो गया। अब उसके बाद अब मर गया, तो अब इसके बारे में इससे पहले क्या किया था, इसने बाबर ने अपना आत्मकथा पहले लिख दिया था, बाबरनामा, जो कि तुर्की भाषा में लिखा गया था। देखिए इसका जो बाबर जो है
वो उसका मातृभाषा क्या था, तुर्की। लेकिन बाकी जितना भी अगर आप मुग़ल काल में देखिएगा तो सभी फारसी भाषा यूज करते थे, लेकिन बाबर जो है वो तुर्की भाषा को यूज़ करता था, उसका मातृभाषा तुर्की था। ऐसा नहीं है कि वो फारसी नहीं जानता था, लेकिन वो तुर्की उसका मातृभाषा था और उसी भाषा में इसने अपनी आत्मकथा लिखी है, बाबरनामा, जो कि खुद लिखा था। ठीक है। तो अब बाकी राजा जो थे वो तो फारसी जानते थे, तो अब ये बुक को अब फारसी में अनुवाद तो करना होगा। ठीक है। तो इसके लिए अब्दुल रहीम खाने खाना जो है उसने बाबरनामा को फारसी में अनुवाद किया था, जो कि किसके समय में किया था, तो अकबर के समय में। अकबर जानना चाहता था बाबरनामा के बारे में कि उसमें क्या है नहीं है, तो उसको फारसी में अनुवाद करवा के अब्दुल रहीम खाना से और उसने पढ़े थे। ठीक है। 1530 में जो है बाबर का मृत्यु हो जाता है, 1530 में बाबर का मृत्यु हो जाता है। उसके बाद जो है बाबर का जो लाश है उसको पहले जो आगरा के आराम बाग में उसको दफनाया जाता है। ठीक है। आराम बाग में दफनाया जाता है, लेकिन बाबर का जो मन था वो काबुल में था। मतलब कि वो चाहता था कि शायद उसने अपनी बुक में लिखा होगा कि मेरा जब मृत्यु होगा तो मेरा जो शव है यानी लाश को काबुल में दफनाने के लिए, तो आराम बाग से उसको कब्र को निकाल कर और फिर उसके जो मन चाहे जगह जो था काबुल में उसके लाश को दफनाया गया था। ठीक है। ये था बाबर के बारे में। और बाबर हो जाता है क्लियर, यानी मर गया। ठीक है। तो बाबर का जो पुत्र था हुमायूं, ठीक है, ये सब तो उतना कुछ खास नहीं था, लेकिन हुमायूं जो है वो मुगल वंश को आगे बढ़ाता है। तो जो हुमायूं है वो देखिए 2 बार राज करता है। ये प्रथम ऐसा मुगल शासक था जो 2 बार, मतलब कि एक बार मतलब कि शासक किया और फिर 15 साल छोड़ के अब फिर आया था और फिर शासक किया था। तो हुआ क्या था वो जानिए कि 1530 में जब बाबर का मृत्यु होता है तो फिर उसका बेटा जो है वो उसका उत्तराधिकारी बनेगा। तो 1530 से 40 तक आपका ये राज करता है। तो 30 से 40 तक राज करता है। तो हुमायूं भी चाहता है कि मेरा जो एरिया हो धीरे धीरे बढ़े। तो ये क्या करता है, 39 में जब ये बिहार के एरिया वाले क्षेत्र में पड़ता जाता है तो यहाँ पर इसको शेरशाह सूरी भेंट होता है। तो कोई भी राजा जब शुरू में भेंट करता था वो चाहता था कि मतलब कंप्रोमाइज हो, मतलब कि ज़्यादा लड़ाई झगड़ा ना हो। अगर नहीं बात को मानता था तो फिर जाके लड़ाई होता था। ठीक है। तो अब ये कंप्रोमाइज हो, लेकिन तो यहाँ पर हुमायूं आया और शेरशाह सूरी को देखा कि शेरशाह सूरी है बलवान, तो ये सोचा कि काहे लगी लड़ाई झगड़ा करेगा, कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। ठीक है। तो शेरशाह सूरी और हुमायूं कंप्रोमाइज़ कर लिया। लेकिन शेरशाह सूरी देखता है कि इसका बाप दादा के बारे में कि इन लोग छोड़े वाला नहीं है, ये अभी कमज़ोर है, इस कारण से ये कंप्रोमाइज़ कर रहा है। अगर ये ताकतवर रहता ना तो हमको छोड़ता नहीं हो, ये आपका शेरशाह सूरी सोचा। ठीक है। तो इसने क्या किया, ये उल्टा इस पर हमला कर दिया। मतलब कि हमेशा क्या हो रहा था कि बाबर मतलब मुगल वंश जो है वो बाकी राजाओं पर हमला कर रहा था, लेकिन यहाँ पर उल्टा हो गया। शेरशाह सूरी जो है वो हुमायूं पर हमला कर दिया। ठीक है। बोला कि अगर ये ताकतवर हुआ तो हमरे मार के लुढ़का देगा, इससे बढ़िया है कि हम ही पहले उसको क्लियर कर देते हैं। तो यही जो है आपका शेरशाह सूरी इसको मारे लगता है। और चौसा का युद्ध 1529 से 40 मतलब 1530 से 40 तक रहता है, जो कि 39 में जो है चौसा का युद्ध होता है हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में। हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में होता है। और ये जो है शेरशाह सूरी हुमायूं को इतना मारता है कि कहना नहीं। ठीक है। मारते मारते तो हालत ख़राब कर देता है। फिर उसके बाद तो देखता है शेरशाह सूरी कि ये तो भागा नहीं यहाँ से। तो फिर 1 साल बाद जो है 1539 के बाद 1540 में बेलग्राम का युद्ध होता है, जिसको कन्नौज का युद्ध भी बोलते हैं। ये आपके रामगंगा और आपका जो गंगा नदी का जो संगम है, मतलब जहाँ मिलता है वहीं पर आपका कन्नौज पड़ता है। ठीक है। तो यहीं पर जो है 1540 में शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में फिर से एक बार लड़ाई होता है। बोलता अब ये तो इसको छोड़ेंगे नहीं, और एकदम इतना मारता है हुमायूं को कि लास्ट में इसको यहाँ से भागना पड़ता है अपना सिंध जो अरब वाला इलाका है, मतलब कि अपन जो गांव देहात था उसका, वहाँ इसको भगा देता है मार के, इतना मारता है। ठीक है। और ये जान बचा के कैसे भाग जाता है।
तो इस शेरशाह सूरी मतलब कि अब इसको मार के भगा दिया 40 में, तो यानी कि 40 के बाद जो है वो शेरशाह सूरी राज करेगा। ठीक है, शेरशाह सूरी राज करेगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा नीचे देख लेते हैं। तो शेरशाह सूरी के बाद अगर मान लीजिए इसको हुमायूं को मारा तो शेरशाह सूरी 1540 के बाद आएगा। तो 1540 में अगर यहाँ देखिए तो 40 से 45 जो है वो शेरशाह सूरी का शासन रहता है। ठीक है, और 1540 से 45 5 साल राज करता है, ये सूरी साम्राज्य की स्थापना करता है। ठीक है, शेरशाह सूरी। और इसने बिलग्राम का युद्ध, वही बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध, यही लड़ाई भी मतलब कि सेम लड़ाई है 1540 में होता है, जो कि विजय होता है शेरशाह सूरी और आपका हुमायूं को मार के घतेड़ के भगा देता है। इसका मृत्यु जो है 1545 में हो जाता है। हुमायूं का मकबरा जो है वो सासाराम में है, जो कि बिहार में पड़ता है, ये चीज़ आपको पता ही होगा। ठीक है, और पाटलिपुत्र जो है वो अपना जो राजधानी है वो पाटलिपुत्र से पटना बनाता है। ठीक है, और इसने सबसे इसका इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन आता है ग्रैंड ट्रक रोड का, ग्रैंड ट्रक रोड का जो मरम्मत करवाया था वो शेरशाह सूरी ने करवाया था। बात करें अगर मरम्मत का, तो इसको बनवाया किसने था, तो उसका तो जानकारी ज़्यादा कुछ है नहीं इतिहास में। ठीक है, लेकिन मतलब कि शुरू से उसको यूज़ तो कर रहा, लेकिन मरम्मत जो है वो मतलब कि बहुत अच्छे तरीके से, जैसे एकदम लाइन मतलब कि 4 लाइन टाइप से, मतलब कि जो आपका रोड है उसके किनारे में ब्रिज रहने का, अब पूरा सिस्टमेटिक तरीके से जो रोड होता है, जो 4 लाइन हाईवे होता है, उस तरीके से ये आपका शेरशाह सूरी ने आपका ग्रैंड ट्रक रोड को बनवाया था, जो कि कहाँ से कहाँ तक था, तो ये आपका कलकत्ता से पेशावर तक था। पेशावर जो पड़ता है आपका पाकिस्तान में, यानी कि सोचिए कि कलकत्ता जो है पूर्वी इलाका, और वहाँ से आपका पाकिस्तान तक का एरिया जो है वो ग्रैंड ट्रक रोड का पूरा मरम्मत इसने करवाया था। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम लोग हुमायूं का, कि हुमायूं जो है वो अब 1540 में, ये तो इसको मार के हुमायूं भगा दिया था हुमायूं को, तो ये अब भाग गया सिंध वाले इलाके में, तो फिर अब वहाँ बेचारा करेगा क्या, तो वहाँ फिर क्या किया, इसने विवाह किया, यानी ब्याह किया। ठीक है, और 1541 में मतलब कि 40 में मार के खदेड़ के भगाया, 1 साल बाद बेचारा को बैठल बैठल मन नहीं लग रहा था, तो सोचा चलो हम लोग ब्याह कर लेते हैं। तो 1541 में जो है हमीदा बानो बेगम से इसने ब्याह कर लिया, यानी विवाह कर लिया। अब उसी से जो जन्म होता है वो होता है अकबर का। ठीक है, यानी कि हुमायूं का बेटा अकबर हुआ, जो कि सिंध वाले इलाका में डरे भाग गया था और हमीदा बानो बेगम से 1541 में शादी कर लिया था, और उसी से जन्म होता है अकबर का। ठीक है, अब देखा जाए तो हुमायूं जो शेरशाह सूरी है वो 1545 में मर गया था। 1545 में जो है इसका मृत्यु हो गया था और मकबरा सासाराम में बन गया था। तो हुमायूं को ये चीज़ पता चलती है कि जो तुमको खदेड़ के मार के भगाया था ना आपका शेरशाह सूरी, वो मर गया है, और अभी जो है वहाँ पर किसका राज चल रहा, तो आपका पंजाब के सूरी शासक आपका सिकंदर नाम का राजा था। ये वो सिकंदर नहीं जो आपका 326 ईस्वी में आपका जो बहुत भयानक हाइडे स्पीच का युद्ध लड़ा था और मतलब कि पूरा विश्व विजेता, मतलब कि विश्व को जीतने के लिए आया था, वो सिकंदर नहीं है, ये पंजाब का लोकल टाइप से नेता था। ठीक है, मतलब नेता मैं बोल रहा हूँ, लोकल टाइप से राजा था। ठीक है, तो सिकंदर जो है, तो इसको पता चलता है कि वहाँ पर जो है अभी सिकंदर नाम का एक पंजाबी सूरी शासक है। ठीक है, तो ये फिर अपना गढ़ बना के पूरा एकदम फोर्स ले आके, और ये क्या आता है कि 1555 में, यानी कि 1530 से 40 तक 10 साल राज किया, 15 साल भागल रहा, फिर 55 में फिर से भारत आता है और युद्ध करता है आपका सरहिंद का युद्ध, जिसमें जो सिकंदर था पंजाब का सूरी शासक, इसको हरा देता है और ये आपका हुमायूं जीत जाता है। ठीक है, 1555 में जीत गया, और उसके बाद 1 साल के बाद तुरंत सटले बेचारे के साथ, मतलब इसका नसीबे खराब था, समझे, इसका नसीबे खराब था कि 1556 में फिर से ये जो है आपका हुमायूं का मृत्यु हो जाता है। ये आपका दीन पना नाम का पुस्तकालय भवन था, जिससे सीढ़ियों से गिर के बेचारा का मृत्यु हो जाता है। अब उसके बाद हुमायूं जो नामा है वो आपका हुमायूं के बारे में किसने लिखा है, तो उसी का बहन
आपका जो गुलबदन बेगम है उसी ने लिखा था। हुमायूं एक ऐसा राजा था ना कि मतलब कि आपका जो ज्योतिष शास्त्र में बहुत ज़्यादा विश्वास करता था। मतलब कि सप्ताह में जो 7 दिन होता है ना, तो 7 दिन वो अलग अलग कलर का कपड़ा पहनता था। और जो होता है ना, बहुत सारे अभी महिलाओं सब मतलब कि होती है कि गुरुवार को ये कलर का कपड़ा पहनना चाहिए, शनिवार को ये, तो ये 7 दिन अलग अलग कलर का कपड़ा पहनता था। ऐसा था हुमायूं। ठीक है, अब यहाँ तक हो गया आपका शेरशाह सूरी तक। तो बात करते हैं हुमायूं का बेटा कौन था, अकबर। तो अकबर के बारे में हम लोग अब शुरू करते हैं। ठीक है, तो अकबर, अकबर का जो बचपन का नाम था वो था जलाल। अकबर का जो बचपन का नाम था वो क्या था, जलाल। ठीक है, उसका जो संरक्षक था वो बैरम खां था। और इसका जो अकबर का संरक्षक कौन था, बैरम खां था। और बैरम खां को अकबर जो है वो बाद में खानी बाबा के नाम से भी उसको बोला जाता था। मतलब प्यार से उसको बैरम खां को खानी बाबा अकबर बोलते थे। ये जो है उसका शासनकाल चलता है 1556 से लेके 1500 आपका मतलब 1605 तक। यानी कि आपका देखिए 1556 में ये आपका दीनपना जो है पुस्तकालय भवन से गिर के मर जाता है। तो 56 के बाद फिर आपका अकबर आ जाता है, जो कि बहुत कम समय, मतलब कि आपका लगभग 13-14 साल का उम्र था। और उसी समय ये आपका दिल्ली की जो गद्दी पर बैठता है। ठीक है, तो फिर उसके बाद पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है अकबर और हेमू के बीच में। अकबर और हेमू के बीच में 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है। ठीक है, पानीपत का युद्ध से हम देखते हैं कि इतिहास को बहुत बड़ा मोड़ लाने के लिए ना पानीपत का युद्ध हुआ है। अगर पानीपत का प्रथम युद्ध देखा जाए तो मुगल वंश ही आ गया और एकदम मतलब कि तहलका मचा दिया और यहाँ पर अलग वंश को चलाया। ठीक है, फिर उसके बाद हुमायूं आया तो वैसा लड़ाई उड़ाई किया नहीं और कमज़ोर टाइप से था। ठीक है, क्योंकि कोई भी आके मार दे रहा भाई, तो ये वैसा कुछ था नहीं। फिर उसके बाद पानीपत का द्वितीय युद्ध जब होता है तो उसमें ये इतिहास में सिद्ध होता है कि ये जो है अब मुगल वंश कितना समय के लिए चलेगा और मतलब कि कितना तगड़ा प्लेयर है, वो आपका पानीपत का द्वितीय युद्ध में पता चलता है, जो कि अकबर और हेमू के बीच में होता है और अकबर का विजय होता है। उसके बाद हम लोग इसके दरबार में एक संगीतकार था जिसका नाम था हरिदास। बहुत ही ज़बरदस्त संगीतकार था ये, मतलब बहुत गरीब भी था और इतना ज़बरदस्त गाता था ना कि, और ये जो है हरिदास वो हमेशा अपने जो कुटिया है या अपना मन मर्जी से गाता था। भाई किसी का मतलब कि तुम राजा है चाहे प्रजा है उससे हमको कोई मतलब नहीं है, हम सिर्फ गाते हैं तो हम अपने भगवान के लिए गाते हैं, हमको राजा उजा से कोई मतलब नहीं, यही इसका कहना था। तो अब अकबर उसको बुलाता था कि मेरे दरबार में आओ और गाने के लिए, लेकिन ये आपका मना कर देता था। हरिदास बोलता था कि हम मेरा लिए कोई राजा कोई ये सब नहीं है, हम अपने भगवान के लिए गाते हैं और उसी के लिए गाएंगे। तो लास्ट में अकबर को इसका संगीत सुनने के लिए इसका कुटिया में जाना पड़ता था। अकबर को सोचिए, ऐसा ये संगीतकार था कि भाई अकबर जो है उसकी कुटिया में पहुंच जा रहा। ठीक है, उसका फिर एक आपका तानसेन भी था जिसको कंठवरम वाणी विलास के नाम से भी जाना जाता है, जो कि इसके दरबारी संगीतकार था। ये भी पूरा डेंजरे था तानसेन। बोला जाता है कि तानसेन जब गाता था तो मतलब कि कांच जो है, कांच का जो शीशा उसा रहता था वो टूटने लगता था। ठीक है, बुता हुआ दिया जलने लगता था, ये सभी कहे जाते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं कि पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के बीच में हुआ था जिसमें अकबर की विजय हुई थी। अब उसके बाद 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध होता है। ये आपका पूरा धुआंधार लड़ाई था। जो अकबर हल्दी घाटी का जो युद्ध है वो इतना ज़बरदस्त लड़ाई था, जो कि आपका किसके साथ होता है तो महाराणा प्रताप और आपका अकबर के बीच में होता है। महाराणा प्रताप कहाँ के राजा थे तो आपके मेवाड़ के राजा थे। मेवाड़ जो कि राजस्थान में पड़ता है। यही आपका जो राणा सांगा भी था वो भी आपका मेवाड़ का राजा था और आपका जो महाराणा प्रताप था वो भी मेवाड़ का राजा था। इसीलिए बोला जाता है कि जो राजस्थान वाले जो इलाका है उसमें बहुत सारे ऐसे ऐसे राजाओं ने अपना योगदान दिया है, अपना मतलब कि उसको
मतलब कि अपना योद्धा का दिखाया है, जिससे मतलब बहुत ज़्यादा वहाँ के लोग उसको प्यार करते हैं। महाराणा प्रताप को तो मतलब कहना ही नहीं, हर कोई मतलब अपने आप में एक महाराणा प्रताप समझते हैं। ठीक है, तो बात यहाँ आती है हल्दी घाटी का युद्ध, जो कि मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था। अब सुनिए कि ये जो युद्ध हुआ था, तो इसमें अकबर का एक विशाल साम्राज्य, मतलब कि 80,000 का सेना, और उसका सेनापति कौन, तो मान सिंह और आसफ खां। उसका सेनापति कौन, तो मान सिंह और आसफ खां। ठीक है, और एक तरफ महाराणा प्रताप। ठीक है, तो महाराणा प्रताप का जो सेना था वो 15,000 था, और आपका अकबर का जो सेना था वो 80,000 था। ठीक है, अब ये जो महाराणा प्रताप तब भी पीछे नहीं हटे, बोले कि तुम लोग का 5 गो सेना का अकेला मेरा सेना जो है वो मारेगा। ठीक है, तो इसने उसी तरीके से मारा भी, मतलब एक एक महाराणा प्रताप का एक एक सेना जो अकबर के 5-5 सेना पर भारी पड़ता था भाई, इसीलिए 15,000 सेना 80,000 सेना को मार गिराया था। तो बात यहाँ आती है कि क्या अकबर जीता था या महाराणा प्रताप जीता था। तो बोला जाता है कि अकबर जीता था, लेकिन ऐसा नहीं है। पूरा अगर देखा जाए कि अकबर जो है, जब आपका मान सिंह और आसफ खां को हल्दी घाटी के युद्ध का सेनापति नियुक्त करके उसको भेजा था लड़ाई करने के लिए, जब वापस आता है लड़ने के बाद, तो इसको जो है ना आपका मान सिंह और आसफ खां को 6 महीना के लिए दरबार से आने के लिए उसको मना कर दिया गया था, काहे कि वो इस लड़ाई को जीत नहीं पाया था बढ़िया तरीके से। ठीक है, इसमें ना तो इसको पूरा तरीका से हार बोला जा सकता है महाराणा प्रताप को, ना ही अकबर को हार बोला जा सकता है। मतलब कि महाराणा प्रताप भाई 15,000 का सेना लेके और 80,000 सेना को मार गिराएं, तो वो कम बड़ा बात लगता है क्या। ठीक है, तो बोला जाता है लेकिन कि अकबर ही जीता है। इतिहास में उन्होंने मतलब कि यही सब मिलके जो है इतिहास को लिखा है, और उसी के बारे में हम लोग साथ ही साथ पढ़ते हैं, क्योंकि एग्जाम में भी हम लोग को पास करना है। अब आगे बात करते हैं कि इसका तानसेन के बारे में मैंने बताया। अब इसके बाद ये जो है महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम याद रखिएगा, कि पूछा जाता है घोड़े का नाम और हाथी का नाम। घोड़े का नाम था चेतक और हाथी का नाम था आपका राम प्रसाद, इसको आप याद रखिएगा। उसके बाद आपका आता है कि जो है इसकी शासन प्रणाली कैसी थी, तो मनसबदारी प्रथा था। ठीक है, मनसबदारी प्रथा क्या होता है कि जैसे मान ली कि 10 को लड़का एग्जाम दिया है, तो रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 करके सब नंबर लाता है। ठीक है, अपना रैंक लाता है, तो जो रैंक 1 है वो सबसे टॉप क्लास का है। तो उसी तरीके से अगर जो सबसे रैंक लाया बढ़िया, उसको सबसे टॉप क्लास का, मतलब कि उसको सेनापति या मतलब कि उसका क्या बोलते हैं योगदान दिया जाता था, उसको उपाधि दिया जाता था। ठीक है, तो उसी तरीके से सेनापति का सिलेक्शन होता था कि सबसे टॉप पर कौन रहेगा, उसके बाद कौन रहेगा। तो ये मनसबदारी प्रथा से, यानी कि कुछ एग्जाम टाइप से या फिर कुछ खेल कूद करके या कुछ ना कुछ करके उस तरीके से रैंक बनाया जाता था कि कौन बेहतर है, और उसको वैसा उत्तराधिकारी मतलब कि बनाया जाता था। ठीक है, अब बात करें अकबर क्या क्या निर्माण किया था, तो अकबर जो है वो आपका दिल्ली में हुमायूं का मकबरा, फतेहपुर सीकरी का निर्माण इसने किया था, बुलंद दरवाज़ा का निर्माण इसी ने किया था। बुलंद दरवाज़ा जो है गुजरात को विजय के बाद बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किया था, और उसी समय जो है वो अकबर जो है पुर्तगाल से मिलता है, और उसी समय सबसे पहली बार अकबर ने समुद्र को देखा था। इससे पहले समुद्र को देखा ही नहीं था अकबर ने। ये आपका गुजरात जब जीतता है तो बुलंद दरवाज़ा का भी निर्माण करवाता है, और ये आपका पुर्तगाल से भी भेंट करता है, और उसी समय आपका समुद्र को भी देखता है। उसके बाद है इसने इलाहाबाद का किला भी बनवाया था, आपका लाहौर का भी किला बनाया था। ठीक है, इलाहाबाद का किला, लाहौर का किला, आगरा का किला, आपका दिल्ली में हुमायूं का मकबरा, फतेहपुर सीकरी, बुलंद दरवाज़ा, इलाहाबाद का किला, लाहौर का किला, ये सभी इसने बनाया था। कॉपी में आप लिख लीजिएगा, अब पूरा आप स्क्रीनशॉट भी लीजिएगा जब मैं एक बार साइड हो जाऊंगा। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं कि लाहौर का किला तक बनाया।
अब तानसेन की बात करें, जो गाना गाता था जिससे शीशा उसा फूटने लगता था, उसने उसका जो आपका कौन कौन सी कृतियां हैं, कौन कौन से इसके लेख हैं, तो मियाँ ए टोढ़ी, मियाँ ए मल्हार, मियाँ ए सारंग, ये जो है इसका 3 गो आपका कृतियां हैं जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तानसेन जो है वो एक पंडित घर में, ब्राह्मण घर में जन्म लिया था। ठीक है, जो तानसेन है उसको रामतनु पांडे के भी नाम से जाना जाता है और इसने आपका ब्राह्मण घर में जन्म लिया था। हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल जो है वो अकबर को कहा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो है साहित्य, हिंदी साहित्य को बहुत ज़्यादा इसने सुना था मतलब क्या, कोई होता है पढ़ा था, आप ये सुना था, तो इसको मैं बताता हूँ। ये क्या करता था कि मतलब कि 300-400 जानते हैं पढ़े लिखे लोग को, क्या मतलब कि सब बुक, बड़े बड़े जो राइटर होते थे उस समय के, और उसका बुक को पढ़वाता था अकबर, और बैठ के वो मस्ती से ऐसे करके सुनता था। और जितना मतलब कि एक आदमी थक गया पढ़ते पढ़ते, फिर दूसरा को लगा दिया काम पर, और फिर दूसरा पढ़ते पढ़ते थक गया तो तीसरा को काम पे लगा दिया। तो ये सबसे कम पढ़ा लिखा था लेकिन सबसे ज़्यादा मतलब विद्वान था। क्यों? क्योंकि इतना सारा इसने बुक पढ़ा था ना, मतलब कि सुना था, दूसरे से पढ़वा पढ़वा के ये सुनता था कि पूरा अगर इतिहास में देखा जाए तो इससे ज़्यादा बुक कोई मतलब पढ़ा ही नहीं था। ठीक है, ये ऐसा राजनेता मतलब कि आपका राजा था। और उसके बाद है इसने आपका ये हिंदी का साहित्य का आपका स्वर्ण काल भी इसको मतलब ये काल को कहा जाता है। सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से इसने जहांगीर को जन्म दिया। मतलब कि इसका लग रहा कि कोई बाल बच्चा नहीं होता होगा। ठीक है, तो सलीम चिश्ती जो है उसने आशीर्वाद दिया था, जिस कारण से इसको मतलब कि आपका जहांगीर का जन्म हुआ। और इसी कारण से जहांगीर का भी नाम जो है वो आपका सलीम ही रखा गया। ठीक है, जहांगीर का नाम भी सलीम ही रखा गया था। उसके बाद बात करते हैं तो मुग़लों के राजकीय भाषा जो थी वो आपका फ़ारसी थी। मैंने बताया कि आपका सिर्फ बाबर को देखा जाए तो वो तुर्की भाषा में उसने आप बाबरनामा लिखा था, लेकिन देखा जाए बाकी जितने भी राजा हैं वो आपका फ़ारसी भाषा में सब कुछ किए थे। इसने जजिया कर को समाप्त किया था। अब जजिया कर क्या था मैं बताता हूँ। अगर आप मुस्लिम हैं ना तो आपको टैक्स नहीं लगेगा, बाकी कोई भी धर्म का आप हैं तो आपको टैक्स देना होगा, यानी कि पैसा देना होगा कि आप दूसरा धर्म का हैं, आपको पैसा देना ही होगा। ये शुरू से आपका मोहम्मद बिन कासिम ये इसका स्थापना किया था, और जो है अकबर जो है इसको ख़त्म करता है। ठीक है, तो अकबर जो है इसको जजिया कर को समाप्त करता है, बोलता है कि ऐसा कोई बात नहीं है, आप कोई भी धर्म के रहें आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद बात आती है जहांगीर की। तो जहांगीर जो है इसका बचपन का नाम सलीम था। इसके बचपन का नाम सलीम था। यह मैंने बताया कि आपका सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से जहांगीर का जन्म हुआ था, इसलिए अकबर ने सलीम के नाम पर ही अपने बच्चे का नाम सलीम रखा था, जो कि आपका राजा बनने के बाद उसको जहांगीर नाम रखा गया। और ये आपका 1605 से आपका 1627 तक राज करता है, यानी 1605 में इसका कहानी ख़त्म हो गया, तो 1605 से 1627 आपका जहांगीर का शासन चलता है। अब इसने एक मस्त लड़की देखी आपका नूरजहां को देखी और देखा इसने और एकदम बौखला गया और बोला कि हम ब्याह करेंगे तो नूरजहां से करेंगे। तो कैसू करके एकदम मतलब कि जुगाड़ लगा के इससे ब्याह कर लिया। ये लड़की थी तेज। ठीक है, बोलते हैं ना कि अगर वाइफ अगर सुंदर रहे ना तो बढ़िया बढ़िया आदमी को कुत्ता बना के रख देता। यही हाल था इसका, मतलब अपने इशारों में नचाना शुरू कर दिया नूरजहां। और ये आदमी ऐसा है कि नूरजहां के याद में मतलब कि उससे ब्याह किया था, उस खुशी में उसने चांदी के सिक्के जारी करवाए थे भाई, इतना ये मतलब पगला गया था। अब इसका बड़ा बेटा जो था वो था खुसरो। लेकिन अकबर जो है वो चाहता था कि उसका जो पोता है खुसरो वही अगला मेरा जो उत्तराधिकारी बने। लेकिन सलीम तो ऐसा मतलब कि जो आपका जहांगीर है वो तो ऐसा होने नहीं दिया। ये क्या किया, ये मतलब कि अपने से
मतलब कि बोला जाता है कि किसी को उत्तराधिकारी बनाया जाता है ना, उसको पगड़ी उगड़ी पहना के उसको मतलब सत्ता मिलाया जाता है। ये आदमी क्या किया, ये खुद से ही पगड़ी पहन के और खुद से ही राजा बना लिया। और इसको पता चला कि यह मेरा बेटा जो बड़ा बेटा है खुसरो, उसी को राजा बनाना चाहता है, तो इसको मारने लगा। मारने के लिए इसको दौड़ाने लगा, पूरा भयानक खदेड़ने लगा। तो खदेड़ते खदेड़ते ये जो खुसरो है वो चल गया कहाँ पर, तो आपका सिख गुरु के 5वें गुरु, सिख गुरु के 10 गुरु टोटल थे, जिसमें से 5वें गुरु था और आपका अर्जुन देव। और उसके पास ये खुसरो चला जाता, बोलता है कि भैया थोड़ा सा बचा लीजिए, ये हमको जो जहांगीर है वो मारने के लिए दौड़ा रहा, बहुत परेशान कर रहा। तो अर्जुन देव बोलता है कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम संभाल लेंगे, आने दो, देखते कौन आता है। तो यहाँ तो बात आती है कि अब ये संभाला, ये मतलब कि उसको सपोर्ट किया। तो जहांगीर जो है वो इसको फांसी दे दिया अर्जुन देव को, यानी सिख के 5वें गुरु को, कि तुम जो हम इसको मारने के लिए दौड़ा रहे थे तो तुम इसको बचाया क्यों। इसलिए इसको जो है सिख गुरु के 5वें गुरु को फांसी दे दिया। और इसको फिर जो है खुसरो को अपने कैद में कर लिया। अब कैद में करने के बाद इसको मतलब कि इतना बेकार तरीके से इसको मारा ना, मतलब कि हाथियों के में कैसे कैसे करके उसको कटवा दे रहा था, आँख उख नोचवा दे रहा था, गरम उरम मतलब रड उड से आँख मतलब निकाल ले रहा था। इस तरीके से बहुत खतरनाक मौत मारा है जहांगीर अपने बड़े बेटों को, ठीक है। उसके बाद जो है जहांगीर जो है उसे न्याय का जंजीर भी कहा जाता है। प्रसिद्ध, उसका जो प्रसिद्ध है न्याय का जंजीर के नाम से भी जहांगीर को जाना जाता है। तो न्याय का जंजीर है क्या, तो जहांगीर जो है वो एक 240 किलोग्राम का चेन, ठीक है, मोटा चेन, 240 किलोग्राम का सोना का चेन, और उसमें 90 किलोग्राम का एक घंटा उसमें बांधा हुआ था। और जैसे होता है ना कि कोई भी अगर किसी को कोई परेशान किया है, कोई अपराध किया है, तो उसको सजा वजा के लिए पंच उंच बैठाता है, उसमें वहाँ पंचायत एक समूह रहता है, वहाँ पर पिल्लर उटलर, उसी तरीके से इसने अपना एक जगह बनाया गया था, वहाँ पर इसने ये घंटा को और ये आपका जो चेन वाले घंटे को टांगा था, सोना का जो था। और मतलब किसी को भी दुख पीड़ा होता था या अन्याय कोई भी चीज़ होता था, तो ये कोई भी आदमी क्या करता था कि उस घंटे को बजाता था, उस घंटे को बजाता था। और जहांगीर जो है उस घंटे की आवाज़ सुनकर वो खुद आते थे और उसका फैसला करते थे। इसीलिए आपका जहांगीर को न्याय का जंजीर के भी नाम से जाना जाता है। हाँ, अब बात कर रहे थे कि नूरजहां के बारे में। ये लड़की इतना तेज थी जिसके चक्कर में फंस गया था। नूरजहां जब इससे ब्याह किया, यानी आपका जहांगीर से, तो ये इतना चालाक लड़की थी कि ये तो जुगाड़ लगाया कि भाई ये तो हमको मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा साल तक मतलब कि राज करना है नूरजहां को। तो जब जहांगीर मर जाएगा तो क्या करेंगे, क्या है कि उसका जो बेटा था ये शाहजहां, वो उसकी अपनी माँ नहीं थी नूरजहां, ये जो शाहजहां था वो तो इसका दूसरा बीवी का बेटा था शाहजहां। तो अब ये तो इसका सौतेली माँ हो गया, सौतेली माँ हो गया, तो ये इसको पसंद कर भी नहीं करता था शाहजहां नूरजहां को। अब ये जुगाड़ लाया कि अगला राजा तो यही बनेगा, तो इसको कैसे सेटिंग किया जाए। कहे कि हमको अगला राजा को भी साथ में रहना, तभी ना हम राजटाट से रह पाएंगे, नहीं तो पता चलेगा कि जब जहांगीर मरा तो ये तो हमको लुढ़का ये देगा, ठीक है, गुस्सा के कारण। ये क्या किया नूरजहां, उसने अपने जो फुफेरी बेटी है, मतलब कि जो फुफेरी बेटी थी नूरजहां की, उसका नाम था मुमताज़ बेगम, जो कि ताजमहल बनाया है शाहजहां उसी के याद में, ठीक है। तो मुमताज़ बेगम जो है वो नूरजहां का फुफेरी बेटी थी और उसी का सेटिंग करवा दिया आपका शाहजहां से। अब शाहजहां से शादी करवा दिया, और जिस कारण से फिर इसमें भी राज करेगा, ठीक है। और उसके बाद नूरजहां क्या करता है, अब मुमताज़ बेगम जब इसका वाइफ है, तो मुमताज़ बेगम बोलेगा कि नूरजहां को साथ में रखो, ये बोलेगा तो फिर ये तो बेचारा मना कर नहीं पाएगा, क्योंकि मर्द तो मना कर ही नहीं पाता। जब बीवी का अगर मन हो तो फिर भाई मर्द कुछ कर ले, वो उसका बस का कुछ नहीं चलता। वही हाल था यहाँ कि जो मुमताज़ बेगम था वो आपका
इससे शादी करवा के और फिर इसमें भी ये शाहजहाँ में भी राज करता है। और तब तक ले जो है उसका जो बेटा था आपका औरंगजेब, शाहजहाँ का बेटा था औरंगजेब, उसको ये गोद ले लिया था नूरजहाँ, और पूरा लालन पालन से नूरजहाँ जो है वो औरंगजेब को पालता है। और फिर जब औरंगजेब शासन बनता है तो फिर ये भी आपका मस्ती से आपका नूरजहाँ भी उसी के समय में मजे ठाट बाट से रहता है। ठीक है, तो यानी कि तीनों जो राजाओं के साथ में मस्ती से अपना ज़िंदगी बिताया है। ठीक है, तो जहांगीर का हम लोग चल रहा था कि जहांगीर जो है उसका न्याय का जंजीर कहा जाता है। पांचवें गुरु अर्जुन देव को इसने फांसी दे दिया था। और इसके समय में जो पहला अंग्रेज इससे मिला था कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस जो है वो आपका इसने एक लेटर बना के लाया था। आपका जो कैप्टन हॉकिंस है उसने एक लेटर बना के लाया जो कि अकबर के नाम पे बनाया था, अकबर के नाम पे बनाया था। और इसने मतलब कि उसको लगा था कि अभी तो अकबर का ही शासन चल रहा है, इसको नहीं पता था कि जहांगीर आ गया है मतलब मार्केट में, मतलब कि ये राजा बन गया है, अकबर मर गया है। तो ये जो है कैप्टन हॉकिंस ये अकबर के नाम पे ही एक पत्र मतलब लेके आया था, और मतलब कि अपना भेंट मुलाकात करने होने के लिए भी और अपना कंपनी के बात करने के लिए भी आया। ठीक है, उसके बाद आपका टॉमस रो जो है वो भी जहांगीर से मिलने आया था। तो ये सभी चीज़ों को आप याद रखिएगा कि कैप्टन हॉकिंस ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद आपका आता है शाहजहाँ के। तो शाहजहाँ का जो बेटा था वो मतलब शाहजहाँ का जो बचपन का नाम था वो था खुर्रम। शाहजहाँ के बचपन का नाम क्या था, तो वो था खुर्रम। तो खुर्रम, इसकी पत्नी का नाम था मुमताज़ बेगम। मुमताज़ बेगम के अगर देखा जाए तो मतलब कि इसको इतना घिनौना तरीका से ये मरी है ना कि कहना नहीं। ये जो है मुमताज़ बेगम मतलब कि बच्चा देते देते मतलब कि 14वां कि 15वां बच्चा हुआ था उस समय उसका मृत्यु हुआ था। इतना दर्द और पीड़ा से उसका मृत्यु हुआ है कि कहना नहीं से। ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब कष्ट से उसका मृत्यु हुआ है, लोग सही नहीं था। ठीक है, तो शाहजहाँ जो है उसका पत्नी था मुमताज़ बेगम, और ये जो है आपका राजधानी आगरा से दिल्ली करता है शाहजहाँ। ठीक है, ये आपका 1527 से 57 तक का इसका शासन रहता है। इसने जो है क्या क्या निर्माण करवाया है वो चीज़ को आप याद रखिएगा कि पहला तो आपका मयूर सिंहासन। मयूर सिंहासन था क्या? मयूर सिंहासन ऐसा था कि भाई इतना मतलब कि पूरा वर्ल्ड में सबसे महंगा सिंहासन की बात किया जाए तो यही आपका मयूर सिंहासन था, जो कि पूरा वर्ल्ड की बात किया जाए आपका पूरा वर्ल्ड की बात किया जाए। ठीक है, जो कि शाहजहाँ ने मयूर सिंहासन बनवाया था। इतना ज़्यादा हीरा जवाहरात और सोने को लगा उगा के बनाया था, और उसमें सबसे महंगा पूरा भारत का सबसे महंगा अगर बात करें कोहिनूर हीरा जो कि आपका इसी में लगा हुआ था, मयूर सिंहासन में लगाया गया था। ठीक है, तो इस मयूर सिंहासन को बनाया था। ताजमहल को भी आपका शाहजहाँ ने ही बनवाया है, और ताजमहल का जो मेन आपका जो कलाकार था उसका नाम था उस्ताद अहमद लाहौरी। ठीक है, तो नीचे कर देते हैं। तो शाहजहाँ का जो आपका ताजमहल जो बनवाया था उसका कलाकार का क्या नाम था? उस्ताद अहमद लाहौरी, जो कि मेन कलाकार था। उसके बाद दिल्ली का जो लाल किला है, दिल्ली का लाल किला जो है वो शाहजहाँ ने बनवाया था। लेकिन इतिहास में अगर देखा जाए कि इसमें भी बहुत सारे विवादें होती है, क्योंकि दिल्ली का लाल किला में अगर देखा जाए तो उसकी एक तरफ देखिएगा कि हाथियों का दो मतलब कि आपका दो मतलब कि द्वार के समय में द्वार के पास हाथियों का दो बड़ा बड़ा मूर्ति बना हुआ है, और कहीं पर उसको बोला जाता है कि नल बना हुआ है जिसमें सुअर का भी कुछ डिजाइन बनाया गया है। अगर मान लीजिए कि शाहजहाँ जो है वो उसको बनवाता, तो शाहजहाँ जो है बनवाता तो उसका वो तो सुअर जो है वो मुसलमान सब पाक मतलब कि मानते हैं, और उसका तो चिन्ह होता ही नहीं। और चलिए उसका तो छोड़ दीजिए, वो है कि नहीं है अभी कुछ क्लियर नहीं है। लेकिन जो हाथी वाला कॉन्सेप्ट है कि जितना भी भारत में जितने भी राजा थे वो हाथी को यूज़ करते थे, और वो हाथी जो है उसके लिए बहुत ज़्यादा मतलब कि सम्मान वाले रहते थे, और हाथियों को जो है हिंदू राजा बहुत ज़्यादा उसको सम्मान देते थे। और हर उन लोगों ने जितनी कुछ बनाए हैं, चाहे आपको कोणार्क का मंदिर देखिए, ये सभी में आपको हाथियों का बड़ा बड़ा विशाल मूर्ति मिलेगा। ठीक है,
तो शाहजहाँ जो है वो लाल का किला बनवाया, उसमें भी हाथी का यूज़ किया है। ठीक है, तो इतिहास में देखा जाता है कि यही जो है वो शाहजहाँ को मतलब लाल किला को बनाया है, ये दिल्ली में जो लाल किला है। ठीक है, अब क्या कॉन्सेप्ट है, क्या कहानी है, वो तो हम लोग को किसी को ओरिजिनल कहानी तो कुछ पता नहीं रहता है, क्योंकि जो हम लोगों को यही सब मिलकर और लिख कर दिया है उसी से हम लोग पढ़ते हैं, तो उसी से एग्ज़ाम में भी आते हैं और वही चीज़ हम लोग को लिखना भी है। तो शाहजहाँ ने दिल्ली का लाल किला बनाया, दिल्ली का जामा मस्जिद का भी निर्माण इसी ने करवाया था। आगरा का जो मोती मस्जिद है उसका भी निर्माण आपका शाहजहाँ ने ही करवाया था। उसका जो पुत्र था वो औरंगजेब और दारा शिकोह, ठीक है, औरंगजेब और दारा शिकोह इसका पुत्र था। और जब बात आती है कि जब आपका शाहजहाँ का मृत्यु होता है तब ये दोनों में लड़ाई होती है, औरंगजेब और दारा शिकोह, ये बोल रहा कि हम राजा बनेंगे, वो बोल रहा कि हम राजा बनेंगे। तो उसमें फिर एक लड़ाई होती है दोनों पुत्र के बीच में, सामूगढ़ का युद्ध। ठीक है, सामूगढ़ का युद्ध होता है जो कि आपका, फिर एक और लड़ाई होता है आपका धर्मट का युद्ध। ठीक है, तो ये दोनों जब लड़ाई होता है तो इसमें क्या करता है कि औरंगजेब जो है वो दारा शिकोह को अपने भाईवे को पूरा मार के क्लियर कर देता है। तो फिर बच गया कौन, औरंगजेब। और औरंगजेब जो है वो फिर अपना राजपाट चलाता है। ठीक है, तो ये आपका औरंगजेब जब अपना राजपाट चलाया तो इसे जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। अब औरंगजेब भाई कौन आदमी था कि ये ऐसा नेता, मतलब कि ऐसा राजा था कि रात को जब खाना खाने के लिए बैठता था ना तो उसके मतलब कि इतना हजारों हजार उसके पास जनेऊ आना चाहिए। आप बोलेंगे कि ये जनेऊ का क्या कॉन्सेप्ट है, तो जनेऊ मतलब कि क्या ना कि वो उसका जो सेना है वो इतना ज़्यादा ब्राह्मणों को मार कर और उसका जनेऊ मतलब कि उसका गला उला काट के और उसका जनेऊ लेके आओ तब रात का खाना मेरा अच्छे तरीके से हजम होगा, इसका ये कहना था। ठीक है, ब्राह्मणों पर इतना ज़्यादा अत्याचार इसने किया था और इतना मतलब कि हजारों हजार मतलब जनेऊ उसके पास आना चाहिए, उतना सारा गला उला काट कूट के और जनेऊ आना चाहिए तब जाके इसका मन का शांति होता। ऐसा था ये औरंगजेब, इसीलिए इसको जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो है मुसलमान का मतलब पूरा भयानक कट्टर, और 9वें गुरु जो आपका तेग बहादुर था, जो सिख गुरु के 9वें गुरु तेग बहादुर था, इसने मुसलमान धर्म को अपनाने से मना कर दिया तो इसको आपका फांसी और उसको चढ़वा दिया। ऐसा ये आपका औरंगजेब था। इसने जजिया कर को फिर से शुरू कर दिया, मतलब बोला फिर से कि जो मुसलमान नहीं है उसको फिर से टैक्स देना ही होगा। ठीक है, तो ये जजिया कर को भी इसी ने शुरू किया। और बीबी का मकबरा जो कि औरंगजेब में है, महाराष्ट्र में पड़ता है, और बीबी का मकबरा भी औरंगजेब ने ही बनवाया। तो यहाँ तक होती है हम लोग का मुग़ल काल जो है वो आपका ख़त्म। और फिर हम लोग का इसके बाद उत्तर मुग़ल काल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और वो जो चलेगा वो आपका 1857 तक चलेगा। ठीक है, ये आपका 1526 से आपका 1707 के आसपास में रहता है। ठीक है, और फिर वो आपका ख़त्म होता है। फिर हम लोग 1857 तक की कहानी अगली वीडियो में देखेंगे। तो उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि मैं अगला वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके सबसे पहले मिले और आप अच्छे तरीके से देख पाएँ और इतिहास को जान पाएँ। ठीक है, ये सिर्फ एग्ज़ाम के लिए नहीं, ये सीखने वाली चीज़ें हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।